नमस्कार। जयति कवि भारती श्रृंखला के अंतर्गत हम सभी काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके आज 43वें एपिसोड में हम वस्तुत ध्वनि को समझेंगे। वस्तुत ध्वनि इस शब्द का क्या अर्थ है, वस्तु क्या होता है, ध्वनि क्या होता है और संयुक्त रूप से वस्तुत ध्वनि जो है वो किसका भेद प्रभेद है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, जब एक बात को कहने के बाद दूसरी बात निकल कर आए, जैसे हम किसी व्यक्ति को कहीं जाने के लिए रोकते हैं, तो हम डायरेक्ट उसको ऐसे नहीं बोलते हैं कि वहां मत जाओ, कह देते हैं हाँ हाँ जाइए जाइए, हाँ जाके तो देखिए। तो ये व्यंग्य में क्या होता है, कह तो रहे हैं जाइए, मतलब उसको भेज रहे हैं, लेकिन व्यंग्यार्थ क्या होता है, वहां मत जाइए, वो स्थान आपके लिए उचित नहीं है। ऐसे हम कई बार वाक्य लौकिक व्यवहार, लौकिक जीवन में भी प्रयुक्त करते हैं कि कह तो रहे हैं जाने के लिए, विधि कर रहे हैं, किसी को प्रवृत्त कर रहे हैं, लेकिन उसका व्यंग्यार्थ होता है उसको निषेध करना, कि वहां जाना आपके लिए उचित नहीं है। तो ये एक बात से, बात अर्थात कथन, एक कथन से जब दूसरा कथन व्यंजित होता है तो उसको वस्तुत ध्वनि कहते हैं। अब व्यंजित होना और उसका ध्वनि बन जाना, इसमें भी एक प्रक्रिया है। तो इसके लिए आपको फिर से चलना पड़ेगा प्रथम उल्लास में, जहां आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण किया है और काव्य का लक्षण करने के उपरांत काव्य को स्थूल रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। आस्वाद्य मान्यता, अर्थात काव्य का क्या होता है, आस्वादन, काव्य पढ़ते हैं फिर उससे हम आनंद लेते हैं। आनंद लेने के आधार पर काव्य को 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे प्रथम कोटिक जो है उसे उत्तम काव्य कहा है। उत्तम काव्य को ही ध्वनि काव्य कहा है। उसका लक्षण क्या है, इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधै कथितः, अर्थात जो उत्तम काव्य है उसमें वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य में अधिक चमत्कार होता है। यहां पर जिसकी बात चल रही है वो उत्तम काव्य से संबंधित ही है, क्योंकि उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य कहा गया है और ध्वनि भेद हम पढ़ रहे हैं। उदाहरण सहित ध्वनि के भेदों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। ध्वनि भेद में सबसे पहले ध्वनि के 2 भेद आचार्य मम्मट ने चतुर्थ उल्लास में किए हैं। आप लोग इन सबको पढ़ चुके हैं। अगर विगत वीडियोस देखेंगे तो आपको इन सब विषयों का अवबोध सामान्य रूप से, निश्चित रूप से हो जाएगा। जैसे सबसे पहले ध्वनि को 2 भेद किए, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि। अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है वो लक्षणामूला व्यंग्य ध्वनि है, क्योंकि वहां वाच्य अर्थ बाधित होता है, इसीलिए अविवक्षित वाच्य नाम रख दिया। उसके 2 भेद थे, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। अर्थांतर संक्रमित का उदाहरण त्वामस्मि विदुषाम था और अत्यंत तिरस्कृत का उदाहरण उपकृतम बहुतत्र इत्यादि था। ये सब आप पढ़ चुके थे। इसके बाद जो विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि है, इसको अभिधा मूला व्यंग्य ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि ये वाच्य अर्थ से संसक्त होती है और वाच्य अर्थ की प्रतिपादिका या बोधिका जो शक्ति है उसे अभिधा शक्ति कहा गया है। अभिधा शक्ति से संसक्त होने के कारण इसको विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि कहते हैं। पहले अभिधेयार्थ आएगा, उसके बाद व्यंग्यार्थ आएगा। यहाँ मुख्यार्थवाद जैसी स्थिति नहीं होती है। इस विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि या अभिधा मूला व्यंग्य ध्वनि के 2 भेद होते हैं, संलक्ष्य क्रम, असंलक्ष्य क्रम। संलक्ष्य क्रम जो है उसकी ही बात चल रही है। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को रसद ध्वनि या रसादि ध्वनि कहते हैं। रसद ध्वनि में श्रृंगार आदि जो 9 रस हैं उनके 100 उदाहरण आचार्य मम्मट ने एक एक उदाहरण में किस प्रकार ध्वनि है, कहाँ विभाव है, कहाँ अनुभाव है, कहाँ व्यभिचारी भाव है, ये सब बातें आचार्य मम्मट ने स्पष्ट की हैं। इसके बाद जो रसादि ध्वनि है, अर्थात रस, रसा, भाव, भाव, भावाभास आदि, वो भी विगत कक्षाओं में हम सब पढ़ चुके हैं। अभी बात चल रही है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं, तो शब्द शक्ति उद्भव ध्वनि सबसे पहला भेद है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं।
दूसरा भेद होगा अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि, तीसरा है उभय शक्त्युद्भव ध्वनि। तो यहाँ पर शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि जो है उसके दो भेद बताए थे, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। अलंकार ध्वनि में हम पढ़ चुके थे किस प्रकार उपमा अलंकार व्यंग्य होता है, किस प्रकार विरोधाभास, कहाँ सभंग श्लिष्ट विरोधाभास है, कहाँ अभंग श्लिष्ट विरोधाभास है, इत्यादि हम विगत वीडियो में तीनों श्लोकों उदाहरणों को समझ चुके थे। अब बात जो है वो यहाँ पर वस्तु ध्वनि की है। वस्तु ध्वनि के विषय में आचार्य मम्मट ने स्पष्ट रूप से काव्य प्रकाश के मूलांश में लिखा है, अनलंकारम वस्तु मात्रम, अर्थात जो अलंकार रहित होती है, अलंकार जिसमें अलंकार नहीं होता है और एक कथन से दूसरा कथन अभिव्यंजित होता है और दूसरा कथन ही प्रधान रूप से सहृदय के आनंद का विषय बनता है, उसको हम कहते हैं वस्तु ध्वनि। तो वस्तु ध्वनि के यहाँ पर दो उदाहरण दिए जा रहे हैं। जो एक उदाहरण है वो प्राकृत का है, दूसरा संस्कृत का है। तो क्रमशः हम ये बात समझ सकते हैं कि वस्तु अर्थात कथन, कथन से दूसरा कथन जब व्यंजित होता है तो वो वस्तु ध्वनि हो जाता है, वस्तु व्यंग्य होता है, और जब वही व्यंग्य प्रधान हो जाता है तो वो वस्तु ध्वनि हो जाता है। तो इतना आप अगर समझ लेंगे तो आपका यहाँ पर जो वस्तु ध्वनि से संबंधित विषय है वो स्पष्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं उदाहरण पर। आचार्य मम्मट ने वस्तु ध्वनि का क्या उदाहरण दिया है उसको हम देखते हैं। आचार्य मम्मट लिखते हैं, वस्तु मात्रम यथा, पहले प्राकृत में लिखा है, पंथी अड़ाएथ सत्थर मैथी मड़म पत्थर पत्थर थले गामे। संस्कृत में इसको पढ़ते हैं, टीकाकारों ने इसका संस्कृत अंश दिया है, पथिक नात्र स्रस्तरमस्ति मनाक प्रस्तर स्थले ग्रामे उन्नत पयोधरम प्रेक्ष्य यदि वससि तदा वस। यहां पर ध्यान से देखिए, पथिक शब्द क्या है, संबोध्य है। पथिक संबोध्य है और संबोधन का चिन्ह भी लगा है यहां पर। अब इसका प्रसंग क्या है सबसे पहले ये समझिए। कोई दूती नायिका है, कोई रमणीय स्त्री है, नायिका है, उससे उसके द्वारा ये बात कही गई है। कब कही गई है? तो आप लोग जानते हैं, पहले लोग इस गांव से उस गांव रास्ते रास्ते पैदल चलते हुए अपने घर तक पहुंचते थे, कोई जाने का कोई साधन नहीं था। तो ऐसे में लोग क्या करते थे कि इस गांव से गए, रात जहां हो गई उस गांव में रुक गए। तो ये कोई पथिक है, पथिक किसी गांव से निकल रहा है, उससे वो जो नायिका है वो कह रही है, क्या कह रही है, पथिक नात्र त्रस्तरम अस्ति मनाक प्रस्तर स्थले ग्रामे उन्नत पयोधरम प्रेक्ष्य यदि वससि तदा वस। प्रस्तर स्थले ग्रामे, प्रस्तर शब्द का मतलब क्या होता है? प्रस्तर का भाव है पत्थर, पत्थर युक्त गांव में मनाक थोड़ा सा भी, स्रस्तरम न अस्ति, अत्र अत्र अर्थात अस्मिन् ग्रामे, कीदृशे ग्रामे, प्रस्तर स्थले, प्रस्तर अर्थात पत्थर युक्त इस गांव में मनाक थोड़ा सा भी, स्रस्तर अर्थात कटादी नहीं है, चटाई भी नहीं है, बिस्तर नहीं है। स्रस्तर शब्द का मतलब होता है चटाई या बिस्तर, वो इस गांव में उपलब्ध नहीं है। लेकिन स्थिति क्या है? तो उन्नत पयोधरम प्रेक्ष्य, उन्नत मतलब उठे हुए, पयोधर अर्थात बादलों को देखकर, यदि वससी यदि रुकना चाहते हो, तदा वस तो रुक सकते हो। वस्तुतः इस गांव में एक भी बिस्तर नहीं है, क्योंकि पत्थरों का गांव है। पत्थरों का गांव होने के कारण, अरे जहां पत्थरों का गांव, जो कंक्रीट वाली भूमि होती है, उसमें क्या होता है, उसमें घास फूस कुछ भी फसल असल होती नहीं है। और पहले जो बिस्तर क्या, चटाइयां जो बनती थी वो घास की तो बनती थी, और घास के अभाव में चटाई बनना संभव नहीं है। वही स्थिति यहाँ पर बन रही है।
तो वही नायिका कह रही है कि भैया इस गांव में बिल्कुल भी बिस्तर नहीं है। बिस्तर कहाँ से होगा? बिस्तर बनाने वाली जो सामग्री है वो इस गांव में उपलब्ध ही नहीं होती है, क्योंकि पत्थरों वाला गांव है। लेकिन फिर भी चटाई नहीं है, जमीन जमीन पे सोने की इच्छा है। तो रुक जाओ, क्योंकि उन्नत पयोधरम, उठे हुए काले काले बादलों को देखकर तुम्हारा रुक जाना ही उचित है। केवल बिस्तर ही तो नहीं मिलेगा, बारिश से भीगने से तो बच जाओगे। तो अगर रुकना चाहते हो तो रुक जाओ। कितनी बढ़िया बात कही है। निश्चित रूप से ऐसे ही कोई निकल रहा हो तो उससे कहना चाहिए, लेकिन जब प्रसंग, पूरे प्रसंग का आप ज्ञान करेंगे, उसको समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, 3 शब्द ऐसे हैं जिनसे वस्तु व्यंजित हो रही है और चमत्कार वहीं छिपा हुआ है। क्या क्या शब्द है? पहला शब्द है स्रस्तर, दूसरा है प्रस्तर स्थले, तीसरा है उन्नत पयोधर। ये तीनों शब्द जो हैं, इनके दूसरा अर्थ भी है इनका। क्या है? तो स्रस्तर मतलब बिछौना या चटाई होती है। साथ में स्रस्तर का मतलब क्या होता है? स्रस्तर का मतलब होता है शास्त्र, ठीक है। और प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, और प्रस्तर मतलब होता है पाषाणवत जड़ बुद्धि, ठीक है। और उन्नत पयोधर मतलब होता है उमड़ते हुए काले काले बादल, या उठे हुए काले काले बादल। और उन्नत पयोधर मतलब होता है पूर्ण विकसित स्तन किसी नायिका के। तो अब ये आप समझ गए ना। अब देखो क्या भाव निकलता है, जिसके कारण यहाँ पर सहृदय आनंदित हो सकते हैं वस्तु व्यंग को केंद्र में रखकर। नात्र, अत्र मतलब अस्मिन ग्रामे कीदृशः ग्राम, तो तदुच्यते, कैसा गांव है? तो पत्थर युक्त, अर्थात इस गांव में ऐसे लोग रहते हैं जो पाषाणवत जड़ बुद्धि वाले हैं। जड़ बुद्धि मतलब मूर्ख लोग इस गांव में रहते हैं। और क्या है? तो लिखा है इसलिए यहाँ क्या, स्रस्तरम मना नास्ति। स्रस्तर मतलब शास्त्र का ज्ञान। अब शास्त्र शब्द यहाँ किस शास्त्र का बोधक होगा? तो शास्त्र का मतलब काम शास्त्र का। काम शास्त्र का यहाँ स्थान नहीं है, बिल्कुल भी किसी को काम शास्त्र का ज्ञान नहीं है। 2 बातें हो गई कि यहाँ पर लोग कैसे हैं, जड़ बुद्धि वाले, और दूसरा काम शास्त्र का ज्ञान नहीं है। मेरी जैसी उन्नत पयोधरा स्त्री का उपभोग कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो मूर्ख है, दूसरा काम शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है। फिर भी तुम यदि उन्नत पयोधर, है ना, उन्नत वक्षस्थलम प्रेक्ष्य यदि अत्र निवासम कर्तुम इच्छसि तदा कर्तुम शक्यते। यही तो भाव है कि तुम बादलों के देखकर रुको या न रुको, ये अलग विषय है। ये तो अन्य लोगों को भ्रमित करने के लिए कहा गया है कि अब उस नायिका ने अपने इस वाक्यांश से उस पथिक को पूरी बात भी कह दी। समझने वाला समझ गया, पथिक को भी ये बात समझ में आई, जड़ बुद्धि है, हम कोई कामक क्रीड़ा करेंगे या फिर रति से संबंधित कोई व्यापार संपादित करेंगे तो किसी में हिम्मत ही नहीं है, किसी में दम ही नहीं है कि कोई समझ पाए। तो ये सब बात यहाँ पर ये स्पष्ट करती हैं कि दूसरा अर्थ भी है, दूसरी वस्तु व्यंजित भी हो रही है। चमत्कार दूसरी व्यंजित होने वाली वस्तु में ही है, क्योंकि पहला वाला जो कथन है वो सामान्य कथन है, ऐसा तो प्रायः होता ही है। दूसरा वाला जो कथन है, चमत्कार उसी में है, ठीक है। तो आप इसका अर्थ तो समझ ही गए होंगे। और उसकी जो वृत्ति है काव्य प्रकाश की, उसमें ये लिखा भी है, अत्र अत्र यदि उपभोगक क्षमोसी तदा आसु इति विज्यते। अर्थात इस वाक्यांश में, इस श्लोक में लिखा, इसका अर्थ है यदि उपभोग क्षमा, अर्थात तुम रमण करने का सामर्थ्य रखते हो, मुझसे रमण करने का यदि सामर्थ्य रखते हो तो रुको, अर्थात रमण करो। यहाँ तो सब मूर्ख हैं और काम शास्त्र का किसी को ज्ञान नहीं है। तो ये सब संकेत जो हैं, इन शब्दों का ही खेल है, इसलिए शब्द शक्तिद्भव है और एक कथन से दूसरा कथन व्यंजित हो रहा है। अर्थात जो सामान्य वाच्यार्थ है उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिससे ये लगे कि ये वाली बात है, लेकिन जो दूसरा अर्थ आ रहा है
जो व्यंग्यार्थ आ रहा है चमत्कार वही है और व्यंग्यार्थ प्रधान हो जा रहा है, इसीलिए इसको ध्वनि कहा गया। कथन से कथन व्यंजित हो रहा है, इसलिए वस्तु ध्वनि है। और वस्तु ध्वनि किस कारण हो रही है? तो शब्दों से हो रही है। अब स्रस्तर की जगह कोई दूसरा शब्द रख दोगे तो वस्तु ध्वनि ध्वस्त हो जाएगी। प्रस्तर की जगह दूसरा शब्द रख दोगे तब भी पयोधर, अब जो बादल हैं उनके तो पर्यायवाची अनंत है, और उनको उनमें से पयोधर को हटाकर कोई और दूसरा रख दोगे, मेघ रख दोगे, तो मेघ शब्द स्त्री के स्तन अर्थ में नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पर शब्दों से ही ध्वनि हो रही है, इसलिए शब्द शक्त्युद्भव वस्तु ध्वनि है। संलक्ष्य क्रम इसलिए है कि पहले वाच्यार्थ आ रहा है, उसके बाद व्यंग्यार्थ आ रहा है। तो अत्र क्रमः लक्ष्यते तस्मात् संलक्ष्य क्रम व्यंग्यत्वम् पुनश्च शब्दस्य हेतुतः अतः शब्द शक्त्युत्थम। तो ये शब्द शक्त्युद्भव वस्तु ध्वनि का उदाहरण है, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है, इसलिए यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए। ये प्राकृत का उदाहरण है, प्राकृत भाषा का ये उदाहरण है। अभी आप दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे, ये संस्कृत का है। क्या लिखा है? ये भी वस्तु मात्रम यथा वहीं से कॉपी होके आया है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज करेक्ट कर लेनी चाहिए सबसे पहले, ये थिकनेस बढ़ा देते हैं इसकी थोड़ी सी। ये जो अविरुद्धाव पे लिखा है इसमें से आ हटा दीजिए, ये मिसटाइप्ड है, ठीक है। क्या लिखा है? शनि ही असनिश्च शनि रसनिश्च तमुच्चैर निहंति कुप्यसी नरेंद्र यस्मै त्वं यत्र प्रसीदसि पुनः सह भात्य उदारो अनुदारश्च। अब यहाँ पर कोई कवि है, वो राजा की स्तुति कर रहा है। अब राजा की स्तुति में प्रशंसा ही की जाती है, ये बात तो स्पष्ट है। थोड़ी सी थिकनेस कम कर ली जाए, ठीक है। राजा की स्तुति में प्रशंसा की जाती है। कवि कह रहा है, नरेंद्र, हे नराणाम इंद्र अर्थात राजा, यस्मै त्वं कुप्यसी, जिस पर तुम क्रोध करते हो, यस्मै जिसके लिए या जिस पर तुम क्रोध करते हो, ठीक है। उसके लिए क्या होता है? तम उसको, शनि ही असनिश्च उच्चैर निहंती, शनि और असनि दोनों ही बलपूर्वक मार डालते हैं, बलपूर्वक प्रताड़ित करते हैं, हनन कर देते हैं। हे राजन, जिस पर तुम क्रोध करते हो उसको शनि और असनि दोनों ही बलपूर्वक नष्ट कर देते हैं। और क्या लिखा है? यत्र प्रसीदसि पुनः, पुनः मतलब और, जिन पर आप प्रसन्न होते हैं वह व्यक्ति उदार रूप से और अनुदार रूप से, दोनों ही रूप से भाति अर्थात सुशोभित होता है। यहां पर ये तात्भाव है, ठीक है। क्या मतलब हुआ? अब आप ये सोचिए, एक ही व्यक्ति जिस पर राजा क्रोध करता है उसको शनि और असनि दोनों कैसे मार सकते हैं? शनि अर्थात शनि ग्रह और असनि अर्थात शनि ग्रह का अभाव। अरे भैया, शनि को दंड देते हुए देखा गया है, असनि कैसे दंड दे सकता है? जो शनि नहीं है वो दंड कैसे दे सकता है? तो यहां पर थोड़ा सा व्यक्ति को भ्रमित करने वाली स्थिति बनेगी। तो उसके लिए क्या करना है कि शनि शब्द का अर्थ है शनि ग्रह और असहनी शब्द का अर्थ है वज्र। क्या अर्थ है? वज्र, ठीक है। वज्र अर्थ है इसका, ठीक है। तो शनि अर्थात शनि ग्रह और वज्र मतलब वज्र, दोनों उसको बलपूर्वक नष्ट कर देते हैं। और जिन पर आप प्रसन्न हो जाते हैं वो व्यक्ति उदार, उदार मतलब अच्छे हृदय वाला, और अनुदार भी हो जाता है। और उदार होकर अनुदार होकर, तो अनुदार का मतलब है अनुपश्चात दारा गच्छति यस्य सः, अर्थात अनुदारः जिसकी पत्नी अनुसरण करती है, अर्थात
जिस पर आप प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति को पत्नी से वियुक्त नहीं करते, अर्थात जहां पत्नी रहती है वहीं उसको भी सेवा करने का अवसर देते हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति एक की नौकरी है कहाँ अंडमान निकोबार में और पत्नी रह रही है उत्तर प्रदेश में, तो वो वियुक्त है कि नहीं? अनुदार नहीं कहा जाएगा ना वो, क्योंकि वो दारा से रहित है। उसकी दारा जो पत्नी है वो साथ तो रह नहीं रही है, तो वो उदार नहीं हो सकता, अनुदार नहीं हो सकता। इसलिए जिस पर आप प्रसन्न होते हैं वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? उदार होकर, अच्छे हृदय वाला होकर और पत्नी के साथ होकर सुशोभित होता है, अर्थात वो पत्नी से युक्त नहीं रहता, उसको प्रवास पर नहीं जाना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या मतलब है? तो बोले अत्र अस्मिन् वाक्य संदर्भे विरुद्धावपि, विरुद्धौ अपि, अयादि संधि है, विरुद्धौ अपि, ये दोनों विरुद्ध धर्म है, शनि और असनि। जो शनि है वो असनि नहीं हो सकता, जो असनि है वो शनि नहीं हो सकता। लेकिन त्वत् अनुवर्तनार्थम एकम कार्यम कुरुता, ठीक है, तुम्हारे प्रभावातिशय के कारण एक ही कार्य को करते हैं। वैसे तो विरुद्ध धर्म वाले हैं, लेकिन तुम्हारा इतना प्रभाव है, तुम्हारी प्रभावातिशय के कारण दोनों विरुद्ध धर्म वाले, विरुद्ध कार्य संपादित करने वाले होते हुए भी एक ही कार्य को करते हैं, ऐसा यहाँ पर ध्वन्यर्थ आता है। टीकाकारों ने लिखा है कि उदार और अनुदार में विरोधाभास अलंकार व्यंग्य है, ये भी समझ लेना चाहिए। अर्थात इस अंश में तो केवल वस्तु ध्वनि है और नीचे वाले में विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। तो ये उत्तरार्ध जो हो जाएगा वो अलंकार ध्वनि का अंश हो जाएगा और जो पूर्वार्ध है उसमें वस्तु ध्वनि है। तो इसके बाद क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको लग रहा है इस स्लाइड में इतना ही रखा गया है, क्योंकि ये विषय जो वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि का विषय है ये यहाँ पर समाप्त हो रहा था। अब आप क्या पढ़ेंगे? अब आप पढ़ेंगे अर्थ शक्ति उद्भव। तो मुझे लगता है वस्तु ध्वनि आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। वस्तु ध्वनि के दो उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण जो है वो प्राकृत भाषा का है, दूसरा उदाहरण संस्कृत भाषा का है। दोनों ही उदाहरणों में स्पष्ट रूप से बता दिया गया, एक कथन से जब दूसरा कथन व्यंजित होता है तो उसको वस्तु ध्वनि कहते हैं। और वस्तु ध्वनि भी ये किसका भेद है? तो शब्दों के माध्यम से उत्पन्न हो रही है। अभी अर्थ शक्ति उद्भव है, वहां पर भी वस्तु ध्वनि होती है, वहां पर भी अलंकार ध्वनि होगी, है ना? तो वो अलग विषय होगा। यहाँ पर शब्द अगर परिवर्तित कर देंगे, अब जैसे शनि असनि शब्द दे दिया, असनि वज्र के लिए तो कुलित शब्द भी होता है, वहां पर असनि हटाकर कोई और शब्द रख देंगे तो चमत्कार नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार पयोधर शब्द था पहले उदाहरण में, पयोधर की जगह पे मेघ रख देंगे तो फिर उसका साम्य स्त्री स्तन में नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पर शब्द की शक्ति से उत्पन्न है, शब्द शक्ति उद्भव, शब्द की शक्ति से उद्भव अर्थात उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है वो वस्तु ध्वनि है। संलक्ष्य क्रम होगा ये, क्योंकि क्रम लक्षित हो रहा है, पहले वाच्यार्थ आ रहा है, वाच्यार्थ के बाद व्यंग्यार्थ आ रहा है, तो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य हो गया। ध्वनि क्यों है? क्योंकि व्यंग्य में ही चमत्कार है, वाच्यार्थ इतना चमत्कृत नहीं, चमत्कार का आधान नहीं कर रहा है, इसको सहृदय में आनंद का अनुभव हो। अब कोई कहे कि नहीं हमको तो वाच्यार्थ में ही चमत्कार आ रहा है, तो आप पुराण पढ़िए, क्यों काव्य पढ़ रहे हैं? क्योंकि काव्य में तो व्यंग्यार्थ ही चमत्कार का जनक होता है। ऐसा तो आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा है ना? चमत्कार जनिका या भावना तस्या भावनाया विषयी भूतो यो अर्थ तस्य अर्थस्य प्रतिपादकः या शब्द तस्मिन् शब्दे यत् शब्दत्वं तत्रैव काव्यत्वम्। तो ये सब जो प्रपंच है ये सब किसके लिए हो रहा है? उस व्यंग्य के लिए ही हो रहा है जो प्रधान भूत है, जो सहृदय के हृदय को आनंदित, आप्लावित और मोहित कर देने वाला होता है। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर वस्तु ध्वनि का स्वरूप जो शब्द शक्त्युद्भव वस्तु ध्वनि है उसको समझ लिए हैं। आगे की कक्षा में आप अर्थ शक्त्युद्भव जो ध्वनि है उसके 12 भेद होते हैं। अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि के कभी प्रौढ़ोक्ति, स्वतः संभवी, कभी प्रौढ़ोक्ति, कभी निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति, 3 भेद होते हैं। फिर वस्तु से अलंकार, अलंकार से वस्तु, वस्तु से वस्तु, अलंकार से अलंकार, एक के 4 भेद होंगे। 4 भेद एक के और 3 के 12 भेद हो जाएंगे।
तो तेनायम द्वादशात्मकः जो अर्थ शक्त्युद्भव है वो 12 भेद वाली होती है, ये भी आप समझेंगे। ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में यहाँ कैसे प्रश्न पूछेगा, परीक्षाओं में ये प्रश्न नहीं पूछेगा, ये तो बहुत क्लिष्ट स्तर हो जाएगा। जैसे पूछ दिया ये वाले श्लोक, अगर उदाहरण रख दे रहा है तो ये थोड़ा क्लिष्ट स्तर हो जाएगा, फिर तो आपको समझ नहीं पड़ेगा, फिर तो हमारी कक्षा ही आपके लिए उपयोगी होगी। सामान्य प्रश्न भी पूछ देता है कि वस्तु ध्वनि क्या कहते हैं, शब्द शक्त्युद्भव वस्तु ध्वनि जो है वो किस ध्वनि का उदाहरण है। ऑप्शन में रख देगा अविवक्षित वाच्य ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, है ना, ऐसे रख देगा। या फिर अनुरणन ध्वनि, कुछ घुमाने के लिए कुछ ऐसा शास्त्रांतर का कोई ध्वनि रख देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वस्तु ध्वनि जो है, शब्द शक्तिद्भव वस्तु ध्वनि है, वो संलक्षित क्रम व्यंग्य ध्वनि का उदाहरण है। असंलक्षित क्रम व्यंग्य ध्वनि का भी नहीं है, अविवक्षित वाच्य ध्वनि का भी नहीं है, अर्थांतर संक्रमित अत्यंत तिरस्कृत तो उसी के भेद होते हैं, तो उसका तो हो ही नहीं सकता। किसका क्या भेद है, कौन से उदाहरण में कौन सी ध्वनि है, ये भी समझ के रखना चाहिए। जैसे उपमा अलंकार व्यंग्य हुआ था, इससे पहले जो पिछली कक्षा में पढ़ाए थे, वह उपमा अलंकार व्यंग्य हुआ था, किस प्रकार हुआ था, प्राकृतिक अप्राकृतिक में उपमान उपमेय भाव कल्पित करके हुआ था, तो वो बात समझ के रखना है। अभी आप पढ़ेंगे अर्थ शक्तिद्भव, उसके 12 भेद होते हैं, तो किस ध्वनि के 12 भेद होते हैं, तेनायम द्वादशात्मक, पंक्ति उठा के रख देता है। आप जब क्या कहते हैं पारंपरिक कोई परीक्षा देंगे, अब तो सब कॉमन कर दिया है, स्पर्धा इतने स्तर की बढ़ गई है कि प्रश्नों का स्तर एकदम कठिन से कठिन होता जा रहा है। तो उसके लिए क्या चाहिए कि अध्ययन एकदम साफ होना चाहिए। विशद अध्ययन नहीं करेंगे आप तो आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे, और प्रश्न नहीं कर पाएंगे तो आजीविका से रहित हो जाएंगे। इसलिए जिस प्रकार स्पर्धा बढ़ रही है, पहले क्या था हमारे टाइम में कि इतना कंटेंट ही उपलब्ध नहीं होता था, आजकल तमाम यूट्यूब चैनल बन गए हैं, उन यूट्यूब चैनल पे हर विद्यार्थी को घर बैठे कंटेंट उपलब्ध हो रहा है, तो ये भी एक कारण है स्पर्धा बढ़ने का। तो आप लोग क्या करिए कि किसी भी चीज को अच्छे से पढ़िए। अब काव्य प्रकाश की उपयोगिता तो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप सिलेबस के माध्यम से पढ़ लीजिए, शास्त्र जानने की इच्छा रखते हैं उसके लिए पढ़ लीजिए, परीक्षा में गोला भरने के प्रश्न करने हैं उसके लिए भी पढ़ लीजिए, और विद्वत समवाय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो ये काव्य प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे आचार्यगण हैं। देखिए काव्य प्रकाश ग्रंथ बहुत क्लिष्ट है, ये सब कोई जानता है, लेकिन मैं ये प्रयास कर रहा हूँ तो ये वही वाला है, क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल तिथि सुरदुस्तुरम मोहा दुड़ पैनास्मि सागरम, जो कालिदास ने बात कही है रघुवंश वर्णन के लिए, मेरे लिए भी बहुत कठिन बात है। हो सकता है कई विद्वान मुझे अपशब्द भी कहेंगे कि ये क्या बोलता रहता है, लेकिन जो भी है आपके लिए उपयोगी है, और आप इसको पढ़ेंगे, जिस ये समझ लिए प्रथम स्तर का काव्य प्रकाश है, आप समझेंगे, आप निश्चित रूप से कुछ तो समझेंगे। काव्य प्रकाश जैसे क्लिष्ट ग्रंथ को अगर आप समझ ले रहे हैं, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। लोग पढ़ाने से घबराते हैं, बहुत कम 10% लोग ऐसे हैं जो काव्य प्रकाश को पढ़ाने में समर्थ हैं, भारत देश की बात कर रहा हूं। तो आपको पढ़ना चाहिए और श्रद्धा के साथ पढ़ना चाहिए, साथ में ही इसके मूल अंश का पाठ भी करना चाहिए, जिससे आपकी शास्त्र में गति होती रहे। तो आज की कक्षा के लिए इतना पर्याप्त है। आपको इस कक्षा का ठीक से अध्ययन करने के लिए धन्यवाद, और कमेंट वगैरह करके अगर आप कोई जिज्ञासा भी करेंगे तो अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। और कक्षाएं अगर पसंद आती हैं तो उसको किसी भी प्रकार से हमको अवगत कराएं कि हाँ ठीक लग रहा है, कमेंट करके या लाइक करके, जो भी है, मैं तो लाइक वाइक करने के लिए बहुत कहता नहीं हूँ, लेकिन कुछ फीडबैक मिलना चाहिए, उससे उत्साह बनता है, हमको भी लगेगा कि हाँ चलिए विद्यार्थी हैं, तो उसको देते रहिए फीडबैक। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। आज के अध्ययन के लिए आपको धन्यवाद, और अगली कक्षा के लिए आप प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।